चेंज ऑफ कमांड हो चुकी है। बॉडी लैंग्वेज क्या थी हमारे साबिक चीफ साहब की? थके हुए, हारे हुए और शिकस्त खुर्दा इंसान की वो बॉडी लैंग्वेज थी। जनरल बाजवा ने जो जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, ना सिर्फ हाजिर सर्विस फौज को बल्कि रिटायर्ड अफसरान को, उनकी तकरीब के ऊपर जिस किस्म की क्रिटिसिज्म हुई वो जाहिर बात है आर्मी चीफ ने भी नोट की, और जनरल ऑफिसर्स ने मुझे ये बताया कि ये चेंज ऑफ कमांड सेरेमनीज जो हैं ये खत्म कर दी गई हैं। जनरल बाजवा के साथ 4 वज़ीर-ए-आज़म ने काम किया, मगर जनरल बाजवा किसी भी वजीर आजम के साथ खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी घमंडी शख्सियत थी। सबसे मुनाफिक तरीन दौर था जनरल बाजवा का दौर। बाजवा अपनी पूरी मुद्दत में इंतकामी जहनीत उन्होंने रखी, अमरीका के साथ गुलामाना ताल्लुकात उन्होंने रखे। जनरल बाजवा की तरफ से इंतहाई शदीद किस्म का जोर दिया गया, और मैं इमरान खान के खिलाफ मुखालिफ बयानिया जो है वो बनाऊं। स्ट्रक्चरल फॉल्ट है कि चीफ और उसके खानदान पे नजर नहीं रखी जाती, उनका हुक्म सुना जाता है, और इसी तरह MI और ISI को इस्तेमाल किया गया है। इज्जतदार लोगों को नंगा करके तशद्दुद करने के ऊपर बिलीव रखती है। तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, मेरा मुल्क है, मेरी धरती माँ है, मेरी माँ उधर है यार, तो मैं क्यों नहीं आऊंगा यार। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी के आप देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेजर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब। किसी तारों के मोहताज नहीं है सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी बहुत शुक्रिया सियासत.PK का। सर थैंक यू। आदिल भाई, चेंज ऑफ कमांड हो चुकी है। बॉडी लैंग्वेज क्या थी हमारे साबिक चीफ साहब की? बॉडी लैंग्वेज अगर चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी की करें और उसके बाद जो फौरी अहकामात देखें तो वो तो खुशाइंद हैं। उस वक्त आपने देखा कि जनरल बाजवा ने जिस तरह अपने 6 साल जो कमांड का पीरियड है उसके अंदर उसने जिस तरह जो है वो अस्करी इकदार की पामाली की, उसी तरह वहां पे बजाय इसके कि वो एक अस्करी परेड थी उसमें परेड के हिसाब से वो रहते, उन्होंने फौरन जफ्फी मारी जाके जनरल आसिम मुनीर को। और जनरल आसिम मुनीर लेकिन अपनी जगह के ऊपर खड़े रहे, या जो कि एक पॉजिटिव साइन है, और वो हिले नहीं अपनी जगह से, और उन्होंने मिलिट्री डिसिप्लिन और परेड डिसिप्लिन का ख्याल रखा। ये खुश आइंद अमल है। और उसके फौरन बाद जो उनके पहला हुक्म जारी उन्होंने किया वो ये जारी किया कि आज के बाद से ये चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी और परेड्स नहीं होंगी, क्योंकि आप ओके। देखें ओके, कि इस आदिल भाई मैं यहाँ पर आता हूँ। मतलब इस चीज में सच्चाई यानी क्या है, खबरें ठीक है। अब मैं सिर्फ अभी इस सवाल से मतलब मेरा ये था, मकसद ये था कि आर्मी चीफ्स जो हमारे साबिक हो चुके हैं, कमर जावेद बाजवा साहब, इफ यू जस्ट एक्सप्लेन इन वन लाइन, क्या बॉडी लैंग्वेज आपने महसूस की उनकी उस पूरे दिन में, उस पूरी सेरेमनी में? मेरे ख्याल में एक थके हुए, हारे हुए और शिकस्त खुर्दा इंसान की वो बॉडी लैंग्वेज थी। हम्म। और जो पूरी सेरेमनी थी, उस पर अगर आप कमेंट करें, क्योंकि जो स्टोरीज यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं, कोई इंक्लूसिव खाली थे, अदम दिलचस्पी थी रिटायर्ड अफसरान की, वहाँ जो सिविल सोसाइटी थी उनकी भी उस तरह से जोशो खरोश नहीं था जैसे होता है। कोट किया गया राहील शरीफ साहब। जनरल जनरल बाजवा ने जो जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, ना सिर्फ हाजिर सर्विस फौज को बल्कि रिटायर्ड अफसरान को, उनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां सिर्फ आवाज हक बुलंद करने पे, अपनी आज़ादी राय का इजहार करने के ऊपर उनके खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाइयां की गई जिनके अंदर मैं शामिल हूं, उसके बाद आपको ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि कोई जोशो खरोश आपको किसी किस्म का पाया जाएगा। अच्छा, अब उनके आसिम साहब जो हैं, अब हमारे आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और ऐसी इतलात व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर रही हैं। अभी कंफर्मेशन तो खैर नहीं है, वो आप ही बताएंगे अंदर की खबर क्या है। तो उन्होंने हिदायत जारी कर दी हैं कि इस तरह की अब तकरीब जो है वो नहीं होगी, और वो जो भारत की वीडियो भी चल रही है उनके यहाँ चेंज ऑफ कमांड की। जी, तकरीब के ऊपर जिस किस्म की क्रिटिसिज्म हुई वो जाहिर बात है आर्मी चीफ ने भी नोट की, और भारत के अंदर भी तकरीब होती है, और हमसे दुगनी तिगनी वो आर्मी है, और हमसे कितना ज्यादा उनका बजट है उस मुल्क का। अमीर हमारे हिसाब से तो वो अमीर ही मुल्क हो गया ना अभी। या मतलब उनके दिवालिया नहीं निकलने वाला, और उनकी चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी एक दफ्तर में होती है, चीफ स्टेक हैंड ओवर कर देता है। तो इस चीज को देखते हुए ये ऑर्डर्स जो है इशू किए गए, मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरे जराये का भी यही कहना है, सीनियर मोस्ट जनरल ऑफिसर्स ने मुझे ये बताया कि ये चेंज ऑफ कमांड सेरेमनीज जो हैं ये खत्म कर दी गई हैं जी। अच्छा, अब अगर जरा मैं आपसे पूछूं, 6 साल दौरे दौरे इक्तदार, दौरे कमान कैसा रहा है आसिफ जनरल बाजवा साहब का? देखें, जनरल बाजवा का अगर आप 6 साल दोहरे इक़्तिदार जानना चाहते हैं तो फिर आपको मुझे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। वैसे तो मैं इसके ऊपर डिटेल भी जो है वो इसके ऊपर वीलॉग कर चुका हूँ, ट्वीट्स भी मैं कर चुका हूँ। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं जल्दी से 18 पॉइंट पढ़ता हूँ। नंबर 1, बाजवा डॉक्ट्रिन की मुकम्मल नाकामी इस बात का अंदिया है कि हमेशा कौमी सलामती पॉलिसी पर मुकम्मल और जामे अमल होना चाहिए, और कोई भी इनफरादी डॉक्ट्रिन इसके ताबे होनी चाहिए। बाजवा डॉक्ट्रिन को अरबों रुपया खर्च करके जो है इन्होंने प्रोपिगेट किया, वो सारा फेलियर था। नंबर 2, जनरल बाजवा के साथ 4 वज़ीर-ए-आज़म ने काम किया, मगर जनरल बाजवा किसी भी वजीर आजम के साथ खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी घमंडी शख्सियत थी। नंबर 3, पाक फौज की कमांड का सबसे
मुनाफिक तरीन दौर था जनरल बाजवा का दौर, क्योंकि इस दौर के अंदर आप देखें कि ऑर्डर्स कुछ और, जुबानी तौर पे आईएसपीआर कुछ और कहता था और हकीकत ग्राउंड के ऊपर कोलो फेल का तसाद आपने थ्रू आउट नोट किया। नंबर 4, करप्शन के इल्जाम साबित हुए, खानदान के भी, और उनका खानदान का असर रसूख इस्तेमाल किया गया, इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाजायज किरदार था। नंबर 5, अफवाज पाकिस्तान के अंदर कोई भी काबिल जिक्र काम नहीं किया जिस तरह पिछले चीफ्स ने किया था। नंबर 6, नून लीग की जानब से बाजवा के अहमदी होने का प्रोपेगेंडा बहरहाल नाजायज था और उनको डिफेंसिव फुटिंग के ऊपर ले आया। नंबर 7, जनरल बाजवा के घमंडीपन और गसीली तबीयत की वजह से कई काबिल जनरल अफसरान का उनके साथ टाकरा हुआ। नंबर 8, और 2200 अफसरान के करीब लोग कहा जाता है कि उन्होंने अफसरान को जो है फौज से निकाला भी, नंबर जबरदस्ती निकाला जबरी तौर के ऊपर। नंबर 8, इज़हार राय की आज़ादी पर मुकम्मल तौर पर उन्होंने सल्ब की। नंबर 9, बाजवा अपनी पूरी मुद्दत में इंतकामी जहनीत उन्होंने रखी। नंबर 10, पिछले 6 सालों से फौज को जदीद बनाने के लिए उन्होंने कोई साख्ती तब्दीलियां नहीं की। नंबर 11, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के जाली आदाद शुमार असल कामयाबियां ऑपरेशन जरबुल असद और नेशनल एक्शन प्लान की थी। नंबर 12, अमेरिका के साथ गुलामाना तल्लुकात उन्होंने रखे। नंबर 13, अफगानिस्तान के बारे में सीरियस पॉलिसी उन्होंने नहीं रखी। नंबर 14, कश्मीर पर भारत की मरकजी पॉलिसी जो है वो कामयाब हुई, लेकिन बहरहाल उन्होंने भारतीय जहरीत को नाकाम बनाया, ये उनको क्रेडिट जाता है। नंबर 15, बलूचिस्तान को उन्होंने नजरअंदाज करके जूनियर ऑफिसर्स को दिया। नंबर 16, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो फेल हुआ। नंबर 17, बाजवा के तकबर और इंतकामी नोयत की वजह से इंतहाई सियासी पोलराइजेशन वकू पजीर हुई। और सबसे आखिर 18, इनके आखिरी दिन तक मुतनाज़ा फैसले हुए जिस दिन 21 FIR आजम खान स्वाति साहब के ऊपर हुई। अच्छा, अब आपने 18 पॉइंट्स बताए हैं, 9वां पॉइंट आपका, 9th पॉइंट और 17वां पॉइंट। मेरा सवाल भी ये था कि ऐसा हम सुनते रहे हैं, और अब तो खैर ऑफ द रिकॉर्ड बहुत ज्यादा ही बातें हो रही हैं। बाजवा साहब जो है विंडिक्टिव थे। बहुत सारे जो रिटायर्ड अफसरान हैं, एक्स पर्सनल आर्मी के, पेंशन्स बंद होना, मराद बंद होना, इंतकामी कार्रवाइयाँ बहुत ज्यादा हुई हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल हुई है। मैं आप मिसाल आपके सामने बैठा हूँ, उसके अलावा हर रैंक के ऑफिसर, जनरल ऑफिसर से लेके जूनियर ऑफिसर्स तक इसके अंदर इंतकामी कार्रवाइयां जनरल बाजवा साहब ने की हैं। पेंशन्स बंद की हैं, मेडिकल बेनिफिट्स बंद किए हैं। मेरे मामू सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन बहुत बड़ा नाम था, कर्नल नसीम राजा, वो डेथ बेड के ऊपर थे और इन्होंने उनको धमकी दी कि तुम्हें अस्पताल से बाहर निकाल देंगे अगर मैंने वी लॉग बंद ना किए। मैं ये 1.5 महीना वी लॉग उनकी डेथ तक नहीं मैंने फिर किया। और 7-8 महीने पहले पाकिस्तान से भी आप इन्हीं वजूहात की वजह से गए थे? हाँ जी बिल्कुल, मुझे जनरल बाजवा की तरफ से इंतहाई ये शदीद किस्म का जोर दिया गया और उनके ससुर ने मुझे जाती तौर के ऊपर ये अहकामात दिए कि मैं इमरान खान के खिलाफ मुखालिफ बयानिया जो है वो बनाऊं। बहैसियत डायरेक्टर मीडिया सेल पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी मैंने ये काम नहीं किया तो मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। मेरे खिलाफ हसास इदारों ने जो है छापे मारे मेरे घर के ऊपर, और उसके बाद मेरे जो है वो पेंशन बेनिफिट्स कम किए गए और उसके बाद बाकायदा मुनज्जम तरीके से सरकारी खर्च के ऊपर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। अच्छा, मुहिम, आपने आज एक मुहिम का भी जिक्र किया, उस पर मैं आऊंगा अभी। आदिर राजा साहब, क्या लगता है आपको, बाजवा डॉक्टराइन खत्म हो चुकी है? और अगर है तो बाजवा डॉक्टराइन है क्या? देखें अभी तक तो हकीक हमें मेरे ख्याल में नए चीफ को कम से कम 5-6 हफ्ते देने चाहिए। अभी उनका मुझे इतलात आ रही है 5 तारीख को उनका विजिट एट क्वार्टर ASI का, जिसमें बहुत सी उस विजिट के बाद अहम चीजें जो है वो डिस्कस होंगी। जाहिर बात है पब्लिक नॉलेज चीजें नहीं है लेकिन मेरे जराये के मुताबिक मुझे बताया जाता है और मैं ट्वीट इस पे कर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब वहां पे जो है पुरानी, अभी तक तो काबीना वही पुरानी बैठी हुई है और एस्टेब्लिशमेंट की जो सोच है उनमें परेशानी जरूर है लेकिन हरकतें वही हैं सारी की सारी, अभी तक हरकतें तब्दील नहीं हुई। तो हम वैसे तो उनकी तरफ से 5-6 महीने का वक्त मांगा जा रहा है लेकिन हमारे ख्याल में पाकिस्तान के पास 5-6 महीने का वक्त नहीं है। हमारे हम लोग, जब मैं कहता हूं तो हम जो खामोश मुजाहिद हैं वो जो पाकिस्तान की आवाम को हकीकत पहुंचा रहे हैं, हमारा ख्याल है कि 5-6 हफ्ते में उनकी पॉलिसी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, फिर हम आपको जवाब देने की पोजीशन में होंगे। और बाजवा डॉक्टराइन अगर क्विकली एक्सप्लेन कर दें, क्या है? देखिए बाजवा डॉक्ट्रिन तो जिस तरह उन्होंने प्रेजेंट की थी उस तरह तो अब मैंने इसके ऊपर बड़ा डिटेल, फिर आपके पास इतना वक्त नहीं है अगर आप कहते हैं तो वन मैं लाइन आपको इसको। में कैसे बता सकते हैं आप? देखिए वो उसके मुताबिक तो पाकिस्तान इस वक्त एशियन टाइगर होना चाहिए था, पाकिस्तान की मईशत जो है वो हिंदुस्तान से आगे होनी चाहिए थी, पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो नाकाबिले तस्खीर होना चाहिए था। उसके मुताबिक CP चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अब तक बन जाना होना और एक ऑपरेशन होना चाहिए था। पाकिस्तान में किसी किस्म की भूख अफलास नहीं होनी चाहिए थी। उस डॉक्ट्रिन के मुताबिक जो है वो हमारे बेहतरीन ताल्लुकात जो है वो अफगानिस्तान के साथ होने चाहिए थे, हमारी जो बॉर्डर एरियाज हैं उनके ऊपर कोई इशू नहीं होना चाहिए था, और मेनली
जेन्युइनली हमें अभी तक जो है वो एक माशी सुपर पावर के तौर के ऊपर उभर जाना चाहिए था, जो बाजवा डॉक्ट्रिन को जिस तरह बयान किया गया और जिस तरह उसके फजाइल बताए गए। जी, तो वो तो सर हर तरफ आपको नजर आता है, हमारा तो बैंक डिफॉल्ट करने वाले हैं हम। या अच्छा सर, जो पिछला कुछ अरसा है, खासकर 7 से 8 महीने बड़े मुश्किल थे पाकिस्तान में। सिविल सोसाइटी हो, सहाफ़ी बरादरी हो, बहुत बहुत मुश्किल थे, कठिन लम्हात थे। शहीद सहाफत अरशद शरीफ शहीद, हमने उनको खो दिया। इसका आपने अपने वीलॉग में कहा कि जो पूरा इल्ज़ाम है वो जनरल बाजवा साहब रिटायर्ड जनरल हैं उन पर ही लगाया, और उसके बाद इमरान रियाज खान हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग बता रहे हैं। तो इस हद तक जाना जरूरी था, अगर तो ये सच है तो? देखिए, बात यह है कि अगर तो ये सच है तो मैं कहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने इल्जामात अपने जराये से हासिल, जो दावा है मेरे जराये का और जिनकी बुनियाद पर जो मैंने अपने वीलॉग में इल्जामात लगाए हैं, वो इतने संगीन नौयत के हैं कि अगर उनके ऊपर इंक्वायरी ना की गई तो वो पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा रकम होगा कि ये लियाकत अली खान वाली का जिस तरह कत्ल किया गया और उसको छुपाया गया और आज दिन तक हकीकत बयान नहीं की गई, और बाद में पता चला कि स्टेट प्रोटेक्शन मिली उसके कातिल की, फिर खानदान को जो है वो इनामात से नवाजा गया, और जिस बंदे ने उस कातिल को गोली मार दी थी वो भी जो है वो उसको भी इनामात से नवाजा गया। तो ये अगर ये तमाम चीजें जो हैं ये इनके ऊपर तहकीक नहीं होती, क्योंकि मेरे जराए जो है वो सीनियर इस वक्त सर्विंग अफसरान हैं, और इस वक्त पाक अफवाज के अंदर और हसास इदारों के अंदर, और उनका अगर ये दावा है तो जाहिर बात है वो हवा में बात नहीं करे, और आज तक उन्होंने जो भी बात की है वो 99% सच साबित हुई है जमीन के ऊपर। अच्छा, अब अगर जराए क्या कहते हैं आपके, शहीद को इंसाफ मिल जाएगा? अल्लाह करे। देखें, इस वक्त तक तो ये स्केप गोट जो है ना, कुर्बानी का बकरा ढूंढने के ऑर्डर्स इशू किए गए हैं कि जी नैरेटिव, जो लोग आज तक मुनाफकत में बहुत बात ही नहीं कर रहे थे उनको कहा गया है कि अब आप बात अरशद शरीफ के लिए इंसाफ डिमांड करना शुरू कर दें, और उस इंसाफ के डिमांड करने में अभी तक तो ये मुझे मेरी इतलात के मुताबिक कुर्बानी का बकरा ढूंढा जा रहा है, स्केप गोट ये ढूंढ रहे हैं। और इमरान, असल ये इनका इरादा नहीं है। अच्छा, इमरान रियाज खान ने शहीद को इंसाफ दिलवाने के लिए एक खत की मुहिम भी शुरू की है। इतलात कुछ है जी, कि मुहिम को भी रोकने की कोशिश की जा रही है? जी, मुझे आज ही इतला मिली है, और आपसे इंटरव्यू से कुछ देर पहले, चंद लम्हों पहले, मैंने इमरान रियाज खान को भी मुतला किया है, ट्वीट भी इसके ऊपर किया है कि उनके खिलाफ ऑर्डर्स कर दिए गए हैं एक मुनज्जम प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने की टॉप एंकर्स की तरफ से, कि जो है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जो आप सवाल में आपने बयान की है, और उनके ऊपर नाजायज असासे बनाने का इल्जाम लगाया जाएगा और प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम लगाया जाएगा, उनका करेक्टर असैसिनेशन की मुनज्जम एक कैंपेन इसी सिलसिले में शुरू की गई है। ठीक है। अच्छा, मेजर रिटायर्ड साहब, जनरल अजहर और जनरल फैज हमीद ने भी सुपरसीड ना होने के बावजूद रिजाइन कर दिया है और इस्तीफे कबूल भी हो चुके हैं। क्या क्या वजह है, खबरें क्या देखिए, मेरे इतलात के मुताबिक तो जनरल अजहर का जहां तक ताल्लुक है, उनको वादा किया गया था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाने का, है? और मेरे पास ये भी इतलात हैं कि आखिरी दिन तक जो है वो इन लोगों के साथ यही बातचीत थी, और समरी में ये भी बहुत से जराये कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर का नाम शामिल ही नहीं था। ये सिर्फ जो है वो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी के बाद दोबारा समरी बनी है, और उस समरी में फिर नाम डाला गया है। ये चंद जराये ने दावा किया है इस बात का, इसको बड़े बड़े वीलॉगर्स, बड़े बड़े सहाफियों ने इस बात का दावा किया है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये है कि डिमांड किया गया उसके बाद इस्तीफा पर कुछ चंद वजूहात की बिना के ऊपर, और जाहिर बात है उनसे अगर वादा किया गया था, जनरल फयाज हमीद 76 लॉन्ग कोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनसे वादा किया गया था। ये किसी और दिन की बहस है, एक पीएमए वर्सेस ओटीएस राइवलरी के ऊपर आपको बताएंगे किसी दिन। ठीक है। अच्छा, अभी आपने अहमद नूरानी साहब की स्टोरी का जिक्र किया, और कुछ देर पहले आपने पाकिस्तान, क्योंकि अब खबरें हैं ऐसी, हर बंदा ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा है कि हम डिफॉल्ट होने के करीब हैं। ऐसे में अहमद नूरानी की स्टोरी का सामने आना, इतने ज्यादा आमदन होना, और हमारे एमआई जो है उसका तो आई गेस काम भी ऑफिशियल्स पर नजर रखना ही है, तो ये मामलात कहाँ पर है? नहीं, असल में चीफ के ऊपर नजर कोई नहीं रख सकता, चीफ के सिर्फ ऑर्डर सुने जाते हैं और उनकी कोई रिपोर्ट नहीं। हमारा निजाम जो है उसके अंदर ये स्ट्रक्चरल फॉल्ट है कि चीफ और उसके खानदान पे नजर नहीं रखी जाती, उनका हुक्म सुना जाता है, और इसी तरह एमआईए और आईएसआई को इस्तेमाल किया गया है ना सिर्फ जनरल बाजवा की तरफ से बल्कि उनके खानदान की तरफ से, ये दौलत समेटने में जो उन्होंने समेटी है। और जहां तक स्टोरी का ताल्लुक है तो स्टोरी सियासी मकासद के तहत उनके खिलाफ चलाई गई थी, दूसरी समरी बनवाने के लिए, मेरी इतलात बहरहाल ये कहती हैं। अच्छा, अब सर, इमरान खान ने भी मुबारकबाद दे दी है नए आर्मी चीफ साहब को, और साथ उन्होंने एक कोट शेयर किया है। व्हाट इज द मैसेज इन इट?
मैसेज तो बड़ा सिंपल है कि सिविलियन सुप्रीमेसी अगर नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर, जमहूरियत अगर वाकई हकीकी मानों में नहीं आएगी, तो पाकिस्तान ना कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, बल्कि उसके टुकड़े व बखरे हो जाएंगे दोबारा। क्योंकि तमाम की तमाम दुनिया में आप नजर दौड़ाएं तो जिस मुल्क में हकीकी जमहूरियत का नफाज है, वही मुल्क माशी तरक्की करता है। या तो फिर आप में इतनी हिम्मत हो कि आप चाइना बन जाएं, और जहां पे करप्शन करने वालों के गोली लेके, गोली उन खुद खरीदवा के उनसे उनको गोली मारी जाती है, आप वो काम करें। वो भी आप नहीं करते, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। तो फिर इस सूरत हाल में जो हकीकी जमहूरियत के नफाज से ही मुआशी तरक्की जो है वो मुमकिन है। अच्छा, खान साहब का मुबारकबादी मैसेज विद द कोटेशन, और फिर बाजवा साहब का ये कहना आखिरी तकरीर में अपनी जो सेरेमनी में थी कि मैं गुमनाम हो जाऊंगा, कोई कंपैरिजन या कोई लिंक या कोई इनडायरेक्टली मैसेज है? वो गुमनाम तो बहरहाल नहीं होंगे। आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, वो गुमनाम तो नवाज शरीफ साहब भी होने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, वो इटली जाके भी अभी तक नहीं हो सके। बदनाम वो बहरहाल जरूर होंगे, नहीं हो चुके हैं ऑलरेडी, और आगे भी जाके बदनाम ही होंगे। गुमनाम उनको कोई नहीं रहने देगा अभी, जो सर, मेरी इतलात है। राइट, लास्ट टू क्वेश्चंस। हमने देखा अनफॉर्चुनेटली काफी तल्ख ताल्लुकात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और हमारी स्टैब्लिशमेंट जो सबका है 29 नवंबर से पहले, खासकर अब तो बाजवा साहब के हवाले से क्या देखने आने वाले वक्तों में? कुछ इतलात हमारे पास है कि एक सियासी जमात अभी भी दरार डालने की कोशिश करेगी शायद इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान। जी, मैंने इसके ऊपर अभी आप आखिरी जो ट्वीट की है वो आप देख लें कि बेनल बाजवा के जाने के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून का एक जराये के मुताबिक उनका दावा है कि इजलास हुआ है, और उस इजलास में उन्होंने जो वजीर आजम शहबाज शरीफ की अगली मुलाकात है आर्मी चीफ से, उस मुलाकात में जो डिमांड्स उन्होंने करनी है, उसके निकात उन्होंने तय किए हैं, वो मेरी ट्वीट के अंदर मौजूद है। चीजें तो जाहिर बात है उसके अंदर जो है ये तमाम चीजें शामिल हैं। इंटरनल एक्सटर्नल इलेक्शन लेट कराना भी शामिल है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीलॉग भी करूंगा, आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन वो चाहते यही हैं कि हमने अगर चीफ लगा दिया है तो हम अपनी मर्जी भी करवाएं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि आज तक उन्होंने जिस जिसको चीफ लगाया है, वो चीफ बनने के बाद फौज का आर्मी चीफ होता है, कौम की उमंगों के मुताबिक उसको काम करना होता है, अपनी फौज की उमंगों के मुताबिक काम करना होता है। वो सियासी लीडर्स की मर्जी के मुताबिक यहाँ पे मॉरल अथॉरिटी के बगैर काम नहीं कर सकते। बिकॉज आप देखें, आपको डिक्टेशन डिक्टेशन देने के लिए किसी भी सिविलियन लीडरशिप को मॉरल अथॉरिटी चाहिए होती है। वो मॉरल अथॉरिटी मेरा नहीं ख्याल इनके खुद लाए गए पपेट्स के अंदर है। अच्छा, अब हैविंग नोइंग ऑल दिस सिचुएशन, जो डिमांड्स हैं नून लीग की खासकर, और फिर क्योंकि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको बाजवा साहब की रेपुटेशन, आसिम मुनीर साहब की रेपुटेशन का भी मालूम होगा, और फिर ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि अवाम और इदारे के माबैन बहुत ज्यादा एक खला है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या देख रहे हैं आप आसिम मुनीर साहब के लिए? जनरल आसिम मुनीर का जो सबसे पहला चैनल है, जिसको चैलेंज है, जिसकी वो एक्नॉलेज करते हैं, और अपनी उन्होंने पेरेंट यूनिट में जो उनका प्रमोशन का डिनर हुआ, उस 23 FF जो उनकी जरार बटालियन है, उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरा मेरा जो सिंगल माइंडेड एजेंडा इस वक्त है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है, वो पाक फौज की जो रेपुटेशन है, जो पाक फौज के बारे में जो लोगों के एहसासात और ख्यालात हैं, उनमें बेहतरी लाना है, वापस उसको इस नहज पे लाना है। तो इसी के अंदर आप देखें कि अगर वो ये करना चाहते हैं, इंशाल्लाह वो ये उन्होंने इजहार भी इसका कर दिया है, तो फिर उनको अवाम की उमंगों के ऊपर पूरा उतरना पड़ेगा। और अवाम की उमंगों के ऊपर पूरा उतरने के लिए पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लाने में उनको मदद करनी पड़ेगी, जिसके लिए फौरी इलेक्शन का होना इंतहाई जरूरी है। उसके बगैर तो किसी सूरत के अंदर भी जो वो चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता। तो इस चीज को रियलाइज करते हुए तो मेरे ख्याल में हालात बेहतरी की तरफ ही मुझे जाते नजर आते हैं। बहरहाल सियासी अदम इस्तेकाम पंजाब में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्या इतलात हैं आपके पास? क्या जी बिल्कुल। या दोबारा से तोड़ने की जी कोशिश की जा रही है पीटीआई को? देखें, जब से इमरान खान साहब ने धमकी दी है कि मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, तो इंतहाई शदीद तजबजब का शिकार है। आर्टिकल 149 के बारे में भी बात की जा रही है कि फेडरेशन लगा देगी। और इस सिलसिले के अंदर जाहिर बात है बहुत सी बातें तो हो रही हैं, लेकिन ये तमाम आर्टिफिशियल मेजर्स हैं, और ये इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर कुछ भी इस तरह का करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्या? तो इस वक्त जनरल आसिम जो है वो अपना पहला हफ्ता लगा के पहले अपने 1-2 हफ्ते में इदारे के मामलात संभाल लें, अपने कंट्रोल में कर लें, तो उसके बाद वो बाहर भी देखेंगे। और उम्मीद की जाती है कि उसके बाद ही ये फैसला सामने आएगा कि ये किस तरफ जा रहा है। और जिस तरह अदारे में जो मामलात होंगे, वो आपको ये इंडिकेशन दे देंगे कि बाहर क्या हालात आने वाले हैं। सर, लास्ट लास्ट क्वेश्चन, अगर आप जवाब देना चाहें तो। सीने पर झंडा जी। लगाया आपने पाकिस्तान का, पाकिस्तान हम सब की जान है।
कब आ रहे हैं पाकिस्तान मेजर रिटायर्ड आदिल मुझे सर? जिस दिन भी मुझे जिस दिन भी यकीन हो जाए कि यहाँ पे वो लोग और वो सोच खत्म हो गई है कि जो इज्जतदार लोगों को नंगा करके तशद्दुद करने के ऊपर बिलीव रखती है, तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेरा मुल्क है, मेरी धरती माँ है, मेरी माँ उधर है यार। वो मेरी माँ ने आने से इनकार कर दिया। मैंने उनको कई दफा बुलाया, उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रीन कार्ड वगैरह। और मेरा दूसरा भाई अमेरिका में है, जिसका नाम खाम खा में भी मुकदमात में डाला गया है। तो वो उनको बहुत कहा, लेकिन वो इनकारी हैं। वो कहती हैं मेरा मुल्क है, मेरे मेरे लोग हैं, मैं मेरी मिट्टी है, और इनकी जुर्रत नहीं है कुछ करके दिखाएं। मैंने पहले भी इनको देखा था, मैं दोबारा देख लूंगी। और यही बात उन्होंने अरशद शरीफ शहीद के जनाजे पे जाके अरशद शरीफ शहीद की वालदा के साथ की। सर तो मैं क्यों नहीं आऊंगा यार। इंशाल्लाह वी होप हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों। आपको मैंने इमोशनल कर दिया है। आई कैन सी कि अरशद भाई भी यही यार कहते चले गए कि मैं नहीं जाना चाहता मगर जाना पड़ा और जालिमों ने वहां भी मार दी। अरशद भाई से यहाँ पाकिस्तान से निकलने के बाद मेरी गपशप शुरू हुई, और मेरी उनसे बातचीत होती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ हमेशा मुझे जो अफसोस रहता है वो ये रहता है कि मुझे इल्म नहीं था कि वो किस मुल्क के अंदर है। अगर मुझे पता होता तो मैं यकीनी तौर पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से उनकी मदद करता यहाँ यूरोप में आने की। यहाँ पे कम से कम इंसानी हकूक तो हैं, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो हो सके। और बाकी दिल से जो भी बात करता है यार, वो बंदा जज्बाती होता है। बस सर, अब अल्लाह ताला बस खैर खैरियत रखे और मुल्क में इज्जतें कम से कम महफूज रहें। आजम सवाती, इमरान रियाज खान, जमील फारूकी और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो यही कहते हैं कि यार हमें बुलाया गया, कपड़े उतारे कहते हैं कि ये बयान रिकॉर्ड करवा दो। आई मीन क्या है। अल्लाह करे हालात बेहतर हो और आप जल्द पाकिस्तान आए, अल्लाह करे। हमारे शहीद अल्लाह करे। यकीनन लाजमी इंसाफ मिले। सर थैंक यू सो मच आदिल भाई। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।